स्टार्ट करें रिएक्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको रिएक्ट देखना है तो सबसे पहले आपको नोट जेएस चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी के पास नोट जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लेना नोट जेएस इंस्टॉल। यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे और ये आ जाएगा विंडोज़ के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम रिएक्ट स्टार्ट करें तो रिएक्ट क्या होता है पता है? अब है क्या होता है रिएक्ट? मैम ये एक तरीके से लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं हम? रिएक्ट जेएस। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम? मैम इसमें फास्ट है ये, और इसमें भी मतलब अपने को बस क्या कहते हैं, जैसे बना बनाया मतलब वो रहता है उसमें सब कुछ अपने को बस इसमें सेट करना पड़ता है, मतलब ये आसानी से अपन यूज़ कर सकें, मतलब टाइम बचा सकें उसके लिए। रिएक्ट का यूज़ हम फ्रंट एंड के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमको फ्रंट एंड का कोई भी काम हो तो हम इजीली किस में कर सकते हैं? रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं। और ये होती है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। और किसने बनाई थी ये? जॉर्डन वॉक ने, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे फेसबुक, जिसने वो लॉन्च वो कराया ना, डेवलप उसी ने। ठीक है, और उसको इस रिएक्ट जेएस को हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? मैम डायनेमिक रहती है, एक पेज में होती है। हाँ, और क्योंकि हम इसमें एक पेज सिंगल पेज क्रिएट करेंगे और कहीं पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र है वो रीलोड नहीं होता। अभी आप देख रहे होंगे तो ये क्या हो रहा है? रीलोड हो रहा है। ठीक है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे तो क्या होगी? वेबसाइट आपकी रीलोड होगी, आपको ऊपर रीलोड होते हुए दिखेगी भी सही। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्ट में नहीं बनी हुई है। लेकिन अगर जो रिएक्ट की वेबसाइट होती है वो क्या होती है? डायनेमिक रहती है। डायनेमिक रहती, सिंगल पेज रहती है। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे तो वो रीलोड नहीं करेगी। जैसे आप यहाँ पे गए तो पेज रीलोड हुआ क्या? नहीं हुआ। आप यहाँ पे रीलोड पे देख भी सकते हैं, इस पे क्लिक किया तो रीलोड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, अगर हमारी वेबसाइट स्मूथ होगी तो क्लाइंट को पसंद भी आएगी। ठीक है, और ये इजी टू लर्न भी, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है इसको सीखना। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस, जो कि एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क वो होता है जिसमें कोड ऑलरेडी बना हुआ रहता है, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन लाइब्रेरी को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोट जेएस इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड तो चाहिए, एडिटर कुछ भी। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे फोल्डर। क्या क्रिएट करना है आपको? फोल्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करा रिएक्ट नाम का, इसको डिलीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट करा? फोल्डर। ठीक है, फोल्डर का नाम क्या है? रिएक्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, ये मैंने रिएक्ट रखा। अब इसके अंदर हमको फर्स्ट अगर एप्लीकेशन हमारी रिएक्ट की इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या ओपन कर लिया? कमांड प्रॉम्प्ट क्रिएट करा था। फोल्डर का नाम क्या रखा था मैंने? रिएक्ट। अब सबसे पहले अगर हमको रिएक्ट की फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आपको उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी। किसी को कमांड पता है क्या लिखते हैं? npx create react डैश create डैश react डैश f, और फिर कमांड वो उसका इतना नेम, बोलोगे कोई कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको npx बताना क्रिएट। उसके ठीक बाद फिर है, ऐप का नाम, फिर मतलब फोल्डर का नाम। तो आपको पता है npx और npm में क्या डिफरेंस है? वर्जन का। नहीं। हाँ, जो npx होता है उसका फुल फॉर्म पता है? नॉट पैकेज एग्जीक्यूट। हाँ, शायद देखना है इसका। जो npx यूज़ करते हैं ना हम, वो वन टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ जैसे रिएक्ट का ऐप है, ये हम कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं? सिर्फ वन टाइम। ठीक है, तो वन टाइम एग्जीक्यूट करते हैं मतलब वन टाइम ऐप बनाते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं npx। और जो npm होता है वो हम इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे रिएक्ट में हमको बहुत सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अलग से, तो वो इंस्टॉल करने के लिए जितनी लाइब्रेरीज हमको इंस्टॉल करनी, उतनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? npm। ठीक है,
तो npx एक बार एग्जीक्यूट होता है और npm बार बार हम इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो तो एक ही बार इंस्टॉल करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, npx। npx के बाद आपको लिखना है क्रिएट। दो तरीके होते हैं, एक होता है वाइट के साथ और एक होता है आपका सिंपल, ठीक है। हम जाएंगे वाइट के साथ, मैं आपको सिंपल भी बता दूंगी, सिंपल में भी बस कमांड चलानी हो, रिएक्ट का ऐप बन जाएगा। लेकिन वाइट के साथ ऐप बनाना बहुत इजी होता है और बहुत फास्ट होता है, मतलब आप जब सिंपल वे में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा रिएक्ट का ऐप बनने में, लेकिन वहीं आप वाइट के साथ जाओगे तो थोड़ी सी देर में आपका रिएक्ट का ऐप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है npx create। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ये भी आपको कमांड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, white@latest, मतलब जो वाइट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, लेटेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, white@latest, ठीक है। सबसे पहले npx, फिर npx के बाद क्रिएट के बाद white@latest। इसके बाद आप क्या आएगा, रिएक्ट के ऐप का नाम, आपको क्या नाम रखना है आपके पूरे ऐप का। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया फर्स्ट, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या नाम रखा है इसका, फर्स्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, आपका जैसे प्रोजेक्ट का जो भी नाम हो वो रख सकते हैं। वाता ERP हो तो वाता ERP रख देना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंटर करा, वो बन जाएगी, मतलब सब command हाँ। बन जाएगी। अब हमारे जो फोल्डर है उसमें बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, यस करने के लिए वाई पे क्लिक करके एंटर कर देना, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा इसके अंदर npm यूज करेंगे हम, वाइट। npx आपके उसके अंदर यूज होगा जब सिंपल करोगे ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, सिंपल वे में अगर रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपका क्या यूज होता है, px, ठीक है। अभी मैं इसको वो कर देती हूँ, शुरू से करती हूँ इसको मैं। प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे रखा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट तो बन गया होगा, मैं सेकंड बना लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तो क्या चाहिए हमको, रिएक्ट, तो मैंने एंटर करा। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट, तो मैंने जावा स्क्रिप्ट पे एंटर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको सजेशन देगा कि आपको यहाँ पे लिखना है CD सेकेंड, क्योंकि हमारा जो CD है, हाँ CD है, CD का मतलब ये होता है कि आप करंट फोल्डर में चले जाओ। तो करंट फोल्डर हमने कौन सा बनाया अभी, सेकेंड। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे CD सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कमांड दिए, npm इंस्टॉल। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, npm इंस्टॉल, ठीक है। आपको ये सजेशन देते जाएगा, वैसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है। आप एक कमांड चलाओगे, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको रिएक्ट चाहिए, एंगुलर चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। फिर वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको स्क्रिप्ट कौन सी चूज़ करनी है। स्क्रिप्ट चूज़ करने के बाद आपको ऑटोमेटिक कमांड देगा, वो आपको यहाँ पे राइट करनी है। उसके बाद थर्ड कमांड क्या थी, npm run dev। ये देखो यहाँ पर तीनों दी हुई लाइन है, तो हमने फर्स्ट चलाई पहले, फिर सेकेंड चलाई, फिर कौन सी चलाई, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, npm run dev, हाँ देव। अब ये जो हमको URL दिया है, इसको कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, कहाँ पर, ब्राउजर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रिएक्ट का ऐप बन गया, ठीक है। किसके साथ, वाइट के साथ, दिख रहा है आपको, ये ऐप आपका बन चुका है। किसका ऐप है ये, रिएक्ट का, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है हमारे कोड के अंदर। तो अब हम किसके अंदर जाते हैं, कोड के अंदर, ठीक है, फोल्डर के अंदर। अब जो हमारा फोल्डर था ये सेकेंड नाम से, इसके अंदर हमको जाना है। तो इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेती हूँ पहले तो, ठीक है। आप जब VS कोड में इसको ओपन करोगे तो आपके पास इतने सारे फोल्डर्स और फाइल्स बन के आ जाएंगे। आपको ये देख के कंफ्यूज तो नहीं लग रहा है,
डर तो नहीं लग रहा है कि ये सब इतना सारा क्या है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे एक फाइल बना रहे थे और एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आपके बन के आ गए, ठीक है। तो हम इसमें 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सा फोल्डर हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ पैकेज डॉट जेसन पे। पैकेज डॉट जेसन क्यों यूज़ करते हैं? हाँ, पैकेज डॉट जेसन हमारी प्रोजेक्ट की क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। हमारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन का मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है, हमारे प्रोजेक्ट में हम आगे जाके जो बिल्ड क्रिएट करेंगे वो सब यहाँ पर, हमारे प्रोजेक्ट में हम कौन कौन सी डिपेंडेंसी क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आपको डिपेंडेंसी में रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। उसके बाद आपके पास कोई डेव डिपेंडेंसी वो, तो हमारे प्रोजेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन रखता है, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। तो फर्स्ट फाइल आपको समझ में आई क्यों यूज़ करते हैं हम पैकेज डॉट जेसन, क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारी प्रोजेक्ट क्या रखता है, इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपके पास सेकेंड फाइल आती है पैकेज लॉग डॉट जेसन। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या होता है ये पता है आपको? नहीं। जो पैकेज डॉट जेसन में हम कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनके नाम आते हैं, लेकिन उनकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है वो कौन रखता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन के पास रहती है। तो आपकी जो डिपेंडेंसी उनकी सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन आपकी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रखता है, और पैकेज लॉग डॉट जेसन आपने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। दोनों फाइल में कोई डाउट है? अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं उसका सारा कोड जाता कहाँ है, तो उसका जो सारा कोड होता है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता है, ठीक है। आप कोई सी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे उसका कोई फोल्डर बन जाएगा और उसमें उसका कोड क्या हुआ रखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसका हमको काम नहीं है क्योंकि हम इसको कस्टम वो नहीं करते, कोड करते नहीं, ठीक है। बस हम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे और ये नोड मॉड्यूल्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को अगर मैं डिलीट कर देती हूँ तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि जो भी हमारी लाइब्रेरीज है इसका कोड तो नोड मॉड्यूल्स के पास ही है, ठीक है। तो कभी भी आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट नहीं करना है। अगर आप किसी को जिप बना के दे रहे हो तो आप नोड मॉड्यूल्स फोल्डर डिलीट करके जिप बना के देख सकते हो, क्योंकि जो सारा कोड है सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज वो रखता है वो नोड मॉड्यूल्स ही रखता है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है लाइब्रेरी से सबका कोड इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। फिर अगर कोई आपका प्रोजेक्ट रन करता है तो पहले उसको सब इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद वो रन कर सकता है, ठीक है। तो 2 फाइल और एक फोल्डर, किसी को डाउट है? बताओ मनीष क्या है? पैकेज डॉट जेसन क्यों यूज़ करते हैं? वो हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन बताता है और सारे कंट्रोल्स बताता है। हाँ, और पैकेज लॉग डॉट जेसन उसके अंदर सारी डिपेंडेंसी जो जो भी हमारे प्रोजेक्ट का ऑपरेशन रहता है सोर्स होता है। और नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्यों यूज़ करते हैं? उसी के अंदर हमारी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। लाइब्रेरीज का कोड किसके अंदर रहता है? नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद पब्लिक फोल्डर पता है आपको क्यों यूज़ करते हैं? मैम कुछ जैसे कुछ मतलब फाइल रखनी हो, जैसे जो मीडिया होती है वो रखना हो कुछ। जैसे हमारे पास स्टैटिक कंटेंट क्या होता है, इमेजेस होती है, कोई फेविकोन आइकन हो गया, तो ये सब हम किसके अंदर रखते हैं? पब्लिक फोल्डर के अंदर। जो स्टैटिक आइटम हमारे पास रहता है हम इसके अंदर कोड नहीं करते हैं, हम इसके अंदर क्या रखते हैं, हमारी इमेजेस वगैरह रखते हैं, ठीक है। जो भी मीडिया से रिलेटेड ऑडियो वीडियो इमेजेस जो भी है वो किसके अंदर रखते हैं हम? पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फाइल आती है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर पता है क्यों यूज़ करते हैं? आपने आपका प्रोजेक्ट कभी गिट पे डाला है? डालना। अभी तक जो भी हमने इंडेक्स मतलब वो बनाई है, HTML पढ़ा है, JS पढ़ा है, CSS पढ़ी है, इन सब का प्रोजेक्ट तो होगा ही सही आपके पास, ठीक है। वो सारा प्रोजेक्ट आप किस पे डालोगे? गिट पे। गिट एक हमको स्टोरेज देता है कि हम हमारा कोड क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको होस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको गिटहब पे आपका प्रोजेक्ट रिएक्ट में डालना है और कुछ ऐसी चीज़ें या फोल्डर्स या फाइल्स है जिसको आपको नहीं डालना है, तो आप उसको किस में लिखोगे? गिट इग्नोर के अंदर। गिट इग्नोर का मतलब ये होता है कि वो आपकी गिट में अपलोड नहीं होगा, वो क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा उस फाइल्स को। जैसे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है उसको गिट पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो गिटहब पे अपलोड नहीं होगा, ठीक है।
गिट नॉट मॉड्यूल्स के अलावा सारे फोल्डर्स फाइल्स और फोल्डर अपलोड हो जाएंगे, बस क्या अपलोड नहीं होगा, नॉट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो अगर हमको गिटअप पे डालना है और कोई फोल्डर और फाइल्स को इग्नोर करना है, मतलब नहीं डालना है, तो हम किस पर रख सकते हैं उसको, गिट इग्नोर के अंदर। उसके बाद आता है आपके पास वाइट config.js, इसका यूज़ पता है आपको? वाइट को शो करता है या मैंने इंस्टॉल किया React का सब? अगर हमको कोई कस्टम प्लगइन्स वगैरह बिल्ड करने हैं या बनाने हैं, तो हम उसका कस्टमाइज कोड किसके अंदर लिखते हैं, वाइट config.json। इन फ्यूचर आपको कोई काम पड़ जाए कि आपको जो प्लगइन वगैरह है वो कस्टम बनाना पड़े, तो आप किस में रख सकते हो उसका कोड, वाइट config.js। इससे आपको लिंक करना पड़ता है उसको। ठीक है, लेकिन अभी इसका हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम कभी भी अभी प्लगइन वगैरह नहीं बनाएंगे। उसके बाद आता है readme.md, इसका मतलब क्या होता है? वो तो फाइल रहती है रेडमी वाली, इसके तो अंदर हम कुछ इसका बता सकते हैं कि अभी कौन सा वर्जन चल रहा है और क्या चल रहा है। जब हम इसे गिटहब पे अपलोड करते हैं हम यूज हाँ, ये हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर हमारा प्रोजेक्ट हम किसी को देते हैं तो अगर वो रीडमी फाइल पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है, प्रोजेक्ट का फ्लो समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है और क्या वर्क करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम किस में लिख सकते हैं, readme.md में। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। उसके बाद आता है आपकी मेन फाइल आती है index.html। जब भी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको दिखता है, ठीक है, यहाँ पे ब्राउज़र पे कौन सी फाइल लोड होती है, index.html। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है हम स्टार्ट करते से ही जो सबसे फर्स्ट फाइल लोड होती है उसका नाम क्या है, index.html। बस आपकी एक ही फाइल रहेगी index.html, इसी के अंदर सारा कोड रहेगा। ठीक है, हम HTML और CSS जब पढ़ रहे थे, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे, तब हम हर फाइल के लिए अलग अलग, मतलब अबाउट के लिए अलग, होम के लिए अलग, कॉन्टैक्ट के लिए अलग 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 फाइल क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जो रिएक्ट होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, तो इसमें सिर्फ एक फाइल रहेगी और उसमें ही आपका सारा कोड क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। इसलिए हम रिएक्ट को क्या बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आप आओगे तो इसके अंदर आपको कभी भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, ये एज इट इज़ है, इसको ऐसे ही रहने देना है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको अगर कोई जैसे लिंक वगैरह ऐड करना पड़े तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया या फिर कोई CDN लिंक हो गई, उसको अगर आपको यूज़ करना है तो उसको आप हेड टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको इस फाइल को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, ये एज इट इज़ रहने देना, क्योंकि रिएक्ट जब ओपन होता है ब्राउज़र पे तब से सबसे फर्स्ट यही फाइल ओपन होती है। ठीक है, जब खुद का कुछ बनाएंगे तो ये तो हटानी पड़ेगा। क्या अरे ये तो हटानी पड़ेगा जब खुद का बनाएंगे वेबसाइट। खुद की वेबसाइट अभी इसी के अंदर बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। नहीं वो उसका जो वो आ रहा है ना, लोगो वगैरह वो सब हटेगा। हाँ, वो सब हटाएंगे अपन। अब वो लोगो वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये नहीं, नहीं मतलब वो फाइल वगैरह ये देखो ना, ये यहाँ पर वाइट लिखा है, White रिएक्ट नहीं, लिखा है। SVG ये क्यू को लिखा होगा ना अपन। नहीं, ये वाला कंटेक्ट कौन जो कंटेंट है वो इस यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ पे उसका कोड कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक यूज हो रहा है div tag, और div tag के अंदर हमने आईडी क्या ली है, रूट। ठीक है, और इस div tag को हमने ब्लैंक रखा है। ब्लैंक क्यों रखा है? देन ये कंपोनेंट होगा या ऐसा कुछ होगा। नहीं, ये जो div tag है ये आपका स्टार्टिंग टैग है, मतलब पूरी वेबसाइट किसके अंदर लोड होने वाली है, इस div tag के अंदर। हम जो पूरी वेबसाइट का जो कोड है वो किसके अंदर स्टोर करवाने वाले हैं, इस div tag के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे ब्राउजर पे आके अगर इंस्पेक्ट करते हो और यहाँ पर एलिमेंट्स में जाते हो, ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले कौन सा टैग कॉल हो रहा है, आपका div tag। ठीक है, आपका ये जो div tag है और इसके अंदर जो हमने आईडी दी है रूट, वो भी आपने यहाँ पर देखा ही होगा। ठीक है, आईडी क्या है, रूट। ठीक है, तो इस div tag के अंदर क्या कॉल हो रहा है, हमारा पूरा रिएक्ट का जो भी कोड हम लिखेंगे किसके अंदर कॉल होगा, इस div tag के अंदर। ठीक है, और इसके आईडी का नाम क्या दिया है हमने, रूट। अब इसके अंदर एक स्क्रिप्ट कॉल हो रही है। ठीक है, स्क्रिप्ट इसलिए कॉल हो रही है, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताया था कि हम कोई ब्लैंक चीज़ लेते हैं, जैसे मैंने ब्लैंक टेबल ली, तो टेबल के अंदर मुझे कोई टेबल बॉडी का डेटा क्रिएट करवाना है, तो हमने उसको कैसे क्रिएट करवाया था, डायनामिक तरीके से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट करवाया था। ठीक है,
उस div को हम क्या रख देते थे उस टाइम के लिए ब्लैंक रख देते और उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या करवाते थे हम, फिर उसके अंदर डायनामिक डेटा लेके आते थे। वैसे ही हम रिएक्ट में करने वाले हैं। एक div टैग हमने बनाया, अब इसके अंदर हम जो भी कंटेंट है इसके अंदर लोड करवाने वाले हैं, ठीक है। अब इस div टैग को हमने किससे लिंक कर दिया, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो आपको जावास्क्रिप्ट पता ही है, स्क्रिप्ट टैग ओपन करते क्लोज करते और इसके अंदर एसआरसी के मतलब हम पाथ देते हैं सोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमने पाथ दिया है तो ये किसके अंदर बता रहा है, पहले तो एक एसआरसी फोल्डर है, सोर्स नाम का फोल्डर है, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे सोर्स नाम का फोल्डर, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल है main.jsx, ठीक है। हम .js भी लिख सकते हैं, .jsx भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कल बताऊंगी कि JSX क्या होता है, पर अभी जान लो कि JSX में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं बता रही मैं। अब सोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइल भी दिख रही होगी main.jsx, ठीक है। इस पे मैंने क्रिएट क्लिक करा। अब ये जो इंडेक्स वाली फाइल है किससे मर्ज है, main.jsx। हमने यहाँ पे पाथ भी दे रखा है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब इस मेन के अंदर हम ये बताएंगे कि हमको किस फाइल को लोड करवाना है यहाँ पर, ठीक है। हम इसके अंदर यहाँ पर एक रूट बनाएंगे, तो आप ऊपर का जो है ये आप नहीं भी लिखोगे तो अभी चलेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम क्रिएट रूट करके बनाते हैं और हम इसको टारगेट करेंगे आईडी से। किससे टारगेट करेंगे, आईडी से। और आईडी का नाम क्या रखा था हमने इधर, रूट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रूट करके बना लिया, आईडी को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या रेंडर करवाना है तो ये हमको बताना पड़ेगा। आपको पता है स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड यूज करने से अगर आपकी छोटी से छोटी एरर भी होगी तो वो आपको ब्राउजर पे शो हो जाएगी। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं करते हो तो आपकी छोटी सी एरर भी आपको ब्राउजर पे नहीं बताएगी। जैसे हमने कहीं पे सेमीकोलन यूज नहीं किया और आपको सेमीकोलन यूज नहीं किया तो भी ब्राउजर पे क्या होता है, डेटा आ जाता है, लोड हो जाता है, कोई एरर दिखाता है क्या, नहीं। लेकिन अगर हमने स्ट्रिक्ट मोड यूज करा है तो आपकी अगर जो एक सेमीकोलन वाली भी एरर होगी ना तो वो भी हमको शो कर देगी। उससे क्या होता है, आप आगे इन फ्यूचर कभी भी कोड लिखते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है इजीली कि कहाँ पर एरर है। वो शुरू से ही बताता हुआ चलता है कि एरर यहाँ पे है। ये तो पता चले पूरा हमने वेबसाइट बना ली और उसके बाद हमको पता चल रहा है कि एरर ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड मैंने ओपन करा, क्लोज करा और इसके अंदर मैंने एक ऐप को क्या करवाया, रेंडर करवाया, ठीक है। अब ये ऐप आया कहाँ से, ये आया है आपका यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे आके देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रखी app.jsx, ठीक है। एक फाइल क्रिएट कर रखी मैंने। इस फाइल में आओगे तो आपको यहाँ पे अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं पहले ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी फाइल को आपको इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद क्या आएगा, फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, ऐप, ठीक है। ऐप दिख रहा है ना आपको, app.jsx, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसका पाथ कहाँ से आपको उसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद आपको ये यूज़ करना है डॉट, फिर यहाँ पे आएगा सबसे पहले डॉट, ठीक है। फिर डॉट के बाद क्या आएगा, स्लैश, क्योंकि ये फाइल हमारी इसी फोल्डर के अंदर है। फिर उसके बाद क्या, मतलब पूरे फोल्डर में कहीं पर भी है। हाँ, ये एसआरसी के अंदर आप कहीं पे भी लिखोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एसआरसी फोल्डर से बाहर जाना है तो आपको यहाँ पे 2 डॉट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी फोल्डर के बाद जाना ही नहीं, उसी फोल्डर में हमारी फाइल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट। फिर डॉट लगा के स्लैश यूज़ करना है। स्लैश लगाने के बाद आपकी फाइल का नाम क्या है, app.jsx। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, app.jsx, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको इस ऐप को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आपका जो इंपोर्ट करने का तरीका होता है वो ऐसे होता है। आप इसको ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐप ओपन और क्लोज, जैसे हम किसी टैग को करते हैं ना, ओपन और क्लोज, उस टाइप से भी कर सकते हो। जैसे XML में टैग बनाते हैं कुछ। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। और आप इसको ऐप लिख के स्लैश लगा के भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, या फिर हम H1 टैग ओपन करते क्लोज करते उस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी जो ये ऐप आया है कहाँ से आया आपको पता चल गया, यहाँ से आया, ठीक है। इसमें हमने क्या इंपोर्ट किया है, किस फाइल को इंपोर्ट करा है, app.jsx को। अब हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा,
ऐप डॉट जेएसएक्स को, क्योंकि उस फाइल को हमने इंपोर्ट करा। अभी तक हमको ये पता नहीं चला है कि हमारा मेन डेटा कहाँ से आया है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, .jss ही है। ठीक है। ये वाला वाइट वाला और रिएक्ट वाला डेटा कहाँ से आया, अभी तक हमको 2 फाइल से पता नहीं चला है। ठीक है, अब हम तीसरी फाइल में जाएंगे और वहाँ हमको पता चलेगा कि ये डेटा कहाँ से आया। फर्स्ट आपकी फाइल कौन सी थी, index.html। जब भी हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो फाइल लोड होती है वो कौन सी होती है, index.html। ठीक है, index.html में हमने एक ड्यू बनाया है रूट नाम का। इसके अंदर हम हमारी पूरी जो रिएक्ट है वो पूरी उसका कोड यहाँ पर इंपोर्ट करवाने वाले। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिया है। इस स्क्रिप्ट टैग को हमने किससे लिंक किया है, main.jsx टैग। ठीक है, आप यहाँ आके देखोगे तो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने किसको लिंक किया है, ऐप वाली फाइल को। ठीक है, पहले ऐप वाली फाइल को क्या करा है, इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट लिखना है, फिर फाइल का नेम, फिर फ्रॉम, फिर उसका पाथ लिखना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो आपने रूट बनाया था उसमें index.html में, उसके अंदर हम क्या रेंडर करवा रहे हैं, हमारा ऐप। ठीक है, अब हम किस में जाएंगे, जो फर्स्ट है हमारा, थर्ड है हमारा app.jsx में। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ अभी रिमूव। मैम इसमें वो लोड जो होगा वो उसी से होगा। हाँ, बोर्ड में। यहाँ पे अब मैंने ब्लैंक कर दिया, तो ब्लैंक करने के बाद आपके पास कुछ डेटा दिखेगा क्या ब्राउजर पे, नहीं देखो ब्लैंक हो गया। ठीक है, वो सारा डेटा आप कहाँ से आ रहा था पता चल गया, app.jsx। और app.jsx को हमने किस में रखा है, main.jsx में। और main वाली फाइल किससे लिंक है, index.html से। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे खुद का कोड करते हैं। खुद का कोड करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेंगे कंपोनेंट्स, मतलब आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक होता है आपका क्लास कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट। सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं टॉपिक है ये पूरा पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको फंक्शन कंपोनेंट से एग्जाम्पल दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है फंक्शन। आपको अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद आप यहाँ पर आपकी फाइल का नेम लिखो और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो फाइल का नाम क्या है हमारी, ऐप, तो मैंने यहाँ पे यूज करा ऐप। ठीक है, और फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कोड आने वाला है वो किसके अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर, रिटर्न के अंदर। इसके अंदर हमको जो भी कोड देना हम किसके अंदर देंगे, रिटर्न कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न। फिर रिटर्न के बाद आपको यहाँ पे कोड लिखना है। ठीक है, कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ओपन और क्लोज टैग ले लेना है। इस ओपन और क्लोज टैग हम क्यों ले रहे हैं मैं आपको ये बताऊंगी अभी। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ओपन और क्लोज टैग क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक h1 लिखा और h1 में लिखा है हेलो रिएक्ट। ठीक है, अब आपको भी पता है कि ये वाली फाइल आपकी लिंक है, किससे लिंक है, अभी हमने लिंक किया ना इसको, मैन से लिंक तो है, लिंक करा ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने लिंक कर दिया तो अब मुझे आउटपुट मिल जाएगा क्या ब्राउजर पे, मिल रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने उधर क्या करा था, इंपोर्ट। क्या करा था हमने, मेन वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट। इसमें इंपोर्ट करना। देखो ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा है। ठीक है, हाँ, तो जब भी हम रिएक्ट है उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता है। अगर हमने इधर इंपोर्ट किया है तो हमको उधर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम वापस ऐप वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट, फिर आएगा डिफॉल्ट और फिर आपके फंक्शन का नाम कि किसको आपको एक्सपोर्ट करना है। तो किसको एक्सपोर्ट करना है हमको, ऐप को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐप। अब ब्राउजर पे मेरे पास आउटपुट आएगा क्या, आ गया हेलो रिएक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर यही लिखा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपन और क्लोज टैग हटा देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट h1 में लिखती हूँ, तो आउटपुट आ गया क्या, दिख गया आउटपुट। ठीक है, अगर मुझे एक और h2 टैग चाहिए और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब आउटपुट आएगा क्या,
क्या दे दी उसने? एरर। एरर क्यों दे दी? फ्रेगमेंट टैग। हाँ, आप डायरेक्ट टैग को यूज नहीं कर सकते, आपको एक फ्रेगमेंट टैग यूज करना ही होगा। या तो आप div टैग div यूज के कर लो, div टैग ओपन कर लो, क्लोज कर लो, उसके अंदर सारा कोड लिख दो, या फिर आप एक फ्रेगमेंट टैग मतलब एक एम्प्टी टैग लगा दो। उस एम्प्टी टैग के अंदर आपको जो कोड लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको div या फिर empty tag के अंदर ले लेंगे, सब लिखा हुआ है। हाँ, अब ये सारा हम किस में ले लेंगे? या तो हम div टैग ले लेते कोई सा, ठीक है, इस div टैग के अंदर हम ले लेंगे तो ये हमारा सारा आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या ले सकते हैं? एक फ्रेगमेंट टैग। फ्रेगमेंट टैग का मतलब क्या होता है? ब्लैंक, ठीक है, एम्प्टी। इसके अंदर हम सारा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे इस कोड के अंदर ये हमारा ऐप वाला जो फाइल है, ये हमारी, अब हम इसको मेन फाइल मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारी पूरी वेबसाइट हम इसके अंदर ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट में क्या आता है? हेडर आता है, मतलब हेडर आता है, पेजेस आते हैं, स्क्रीन कंपोनेंट। हाँ, हेडर आता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि हमारा ये मेन सेक्शन का टैग है, मतलब आप पेज को रीलोड करते हो, सबसे पहले जो मेन पेज दिखता है ना आपको, आप इसको वो मान लो, ठीक है। इसके पहले हम क्या लगाते हैं? हेडर बनाते हैं, ठीक है। अब जब भी हम हेडर बनाएंगे तो हम इसके अंदर ही नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। हेडर के लिए अलग बना लिया, फुटर के लिए अलग बना लिया, कोई सेक्शन के लिए अलग बना लिया। उससे क्या होगा? मैम जैसे जितनी अपने जरूरत है उतना अपन बार बार लोड करवा सकते हैं, हाँ। ऐसा नहीं कि बार बार। अगर हमने एक बार हेडर बना लिया तो उसको हम जहाँ कॉल करना होगा, जिस फाइल में कॉल करना होगा, हम डायरेक्ट उसको कॉल कर देंगे। हमको बार बार अलग अलग कोड लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम फंक्शन यूज करते हैं ना, फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम? मैंने एक बार हमने कोई फंक्शन बना लिया, ठीक है, उसको जहाँ यूज करना है तो फंक्शन का नाम हम कॉल कर देते हैं। वैसे ही हम रिएक्ट में क्या बनाते हैं? अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और उस कंपोनेंट्स को हमको जहाँ पे यूज करना होता है हम वहाँ पे उसको डायरेक्ट कॉल कर देते, तो हमको वहाँ पे अलग से कोड लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेडर के लिए एक अलग कंपोनेंट बना लेती हूँ। तो अलग कंपोनेंट बनाना मतलब अलग से फाइल क्रिएट करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, SRC के अंदर ही आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम जैसे मैंने रखा हेडर। आपको फर्स्ट वर्ड क्या रखना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? JSX, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट कर ली? फाइल, ठीक है। अब फाइल क्रिएट करने के बाद आपको इसके अंदर हेडर का कोड लिखना है। हेडर का कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम हेडर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेडर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो सारा कोड आता है वो किसके अंदर आता है? रिटर्न के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज करा? रिटर्न, ठीक है। फिर रिटर्न के अंदर हम फ्रैगमेंट टैग ले लेंगे, ओपन और क्लोज। फिर इसके अंदर आपको पता ही है कि नेम टैग लगाना है, फिर उसके अंदर li यूज करना है, ul यूज करना है, फिर ul के अंदर li यूज करना है। फिर इसके अंदर मैंने ले लिया फर्स्ट में होम, दो तीन बार ही करना होगा। अबाउट, ठीक है। और एक और ले लेते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि ये क्या बन गया? हमारा हेडर का कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करवाना पड़ेगा उसको। एक्सपोर्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस नहीं, फाइल के अंदर हाँ, एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें और एक्सपोर्ट app.js करेंगे, इसमें और import ऐप जो फाइल थी उसके अंदर क्या करेंगे हम? इंपोर्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करा। एक्सपोर्ट के बाद डिफॉल्ट, और फिर आपके जो फंक्शन है उसका नाम क्या है? हेडर। तो मैंने यहाँ पे रख दिया हेडर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये कहीं पे रेंडर नहीं होगा ऑटोमेटिक, इसको हमको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाने के लिए जहाँ हमको यूज करना हम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमको किस फाइल के अंदर यूज करना है? एफ फाइल के अंदर। तो मैंने एफ फाइल के अंदर आई, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? हेडर वाली फाइल को, क्योंकि इसी के अंदर हमको हेडर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद आपकी जो फाइल है उसका नाम क्या था? हेडर। और फिर आ जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या आ जाएगा? पाथ उसका, ठीक है। तो डॉट लगा के, स्लैश लगा के फाइल का नेम आ जाएगा। प्लगइन का नाम क्या आप क्या प्लगइन का नाम क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो? प्लगइन नहीं है? नहीं, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा ना। अच्छा, एक्सटेंशन। ये इसके लिए आपके पास एक्सटेंशन होता है रिएक्ट करके कुछ। अच्छा, ये VS कोड नया लेटेस्ट मैंने इंस्टॉल किया है, इसके अंदर ऑटोमेटिक देता है, ठीक है। नहीं तो रिएक्ट करके ये एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक ले रहा है।
अब मैंने हेडर को इंपोर्ट कर लिया, तो मुझे अब हेडर को जहाँ यूज करना होगा वहाँ उसको मैं यूज करूंगी, ठीक है। इससे हो जाएगा। रिएक्ट ये 6 कर गया होगा एक्सटेंशन कर लेना। अब यहाँ पर मुझे H1 ये हमारा मेन कोड है, ठीक है। ये मेन कोड के ऊपर मुझे हेडर को वो करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मैम आपको वो हेडर लिखना पड़ेगा वैसे। यहाँ पे हम लिखेंगे या तो ओपन और क्लोज टेक करके कर दो, या फिर आप इसी के अंदर क्या लिख दो? हेडर, ठीक है। क्योंकि ये जो हेडर हमने नाम दिया ये यहीं पे क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ऊपर हेडर आ गया और हेडर के नीचे हमारा ये कंटेंट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे नीचे इस जो मेन हमारा सेक्शन है इसके नीचे मुझे फूटर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? फुटर वाली फाइल बना के सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी? फूटर वाली फाइल। फूटर वाली फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है? मैम फुटर एसआरसी के अंदर जाना है। एसआरसी के अंदर आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? फूटर डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब इसके बाद मुझे फूटर का कोड लिखना है इसके अंदर, तो क्या करूँगी मैं? सबसे पहले फंक्शन बनाओगे। फंक्शन बनूंगी, ठीक है। फंक्शन के बाद फूटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि फूटर नाम है फाइल का हमारी। उसके बाद जो भी हम कोड लिखते किसके अंदर लिखते? रिटर्न के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रिटर्न, ठीक है। फिर रिटर्न के अंदर आपका किसका कोड आएगा? फूटर का। फूटर का कोड हमको देने के लिए एक फ्रेगमेंट टैग यूज कर ले हम, मैंने यहाँ लिखा फ्रेगमेंट टैग, ठीक है। और H1 में मैंने फूटर का कोड लिख दिया @copyright 2025, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करना नहीं है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैम डिफॉल्ट क्यों लिखते हैं? बाय डिफॉल्ट वो इसको लेता है। अगर एक से ज़्यादा फाइल क्रिएट करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट बना के उन अलग अलग फंक्शन का नाम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट हमको यूज़ करना है, अगर एक ही यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट करा, डिफ़ॉल्ट करा, और नाम क्या है इसका? फूटर, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? फूटर। अब इसको मुझे वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट करा है तो इंपोर्ट किस में करूँगी मैं? app.jsx में, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके आपको वापस क्या लिखना पड़ेगा? import footer from इंपोर्ट, फिर किसको इंपोर्ट करना है? फूटर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फूटर। फिर फ्रॉम आ जाएगा, फिर कहाँ से करना है तो फाइल का एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस H2 के बाद फूटर क्या हो जाए? इंपोर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? टैग के अंदर क्या आ जाएगा? फूटर, ठीक है। तो हमारा कंटेंट था, उसके ऊपर हमने हेडर लोड करवा दिया, फिर कंटेंट आ गया, फिर कंटेंट के बाद क्या लोड करवा दिया? फूटर। तो देखो पहले क्या आया आपका? पहले हेडर। फिर क्या आया आपका? कंटेंट। फिर क्या आया आपका? फूटर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम सिंगल पेज कैसे बना रहे हैं, हम अलग अलग सबके कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसको एक फाइल में क्या करवाते जाएंगे? हम इंपोर्ट करवाते जाएंगे, ठीक है। अलग अलग फाइल में उसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक ही फाइल में उसको क्या करवाते जाएंगे? इंपोर्ट, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कोई CSS की फाइल लगानी है तो वो कैसे लगाओगे आप? मैम ये app.css बनी हुई है, इसको हाँ। मॉडिफाई करने वाला है। app.css हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो हम इसको ही लगा देते हैं, ठीक है। अब जो app.css है इसको क्या करना पड़ेगा हमको? इंपोर्ट, ठीक है। वाई उधर रखी है क्या? वो जीसीबी आगे उधर रखा है। इसको बस ये देखो app.css है, और app.css के अंदर हमको कुछ वो करना है, स्टाइल करना है, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए आपके पास चले जाओ, जैसे यहाँ पर फूटर है, इस फूटर में जो H1 आ रहा है मुझे क्या करना है? इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया और इसके अंदर यूज़ करा कलर, और इसका कलर क्या कर दिया? रेड, ठीक है। अब इस कलर को आपको कहाँ पे यूज़ करना है? फूटर में। तो फूटर में आने के बाद मुझे CSS को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, फिर क्या आएगा? app.css, ठीक है। इसके अंदर आप इस CSS को नीचे कहीं पे भी इंपोर्ट नहीं करते, इसलिए इसका अलग से नेम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका डायरेक्ट इंपोर्ट यूज़ करोगे, इंपोर्ट के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आपका पाथ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो H1 टैग है उसमें ऑटोमेटिक क्या लग जाएगी? CSS, ठीक है। तो ये देखो H1 टैग क्या हो गए हमारे? मतलब जितने H1 थे उसमें जितने भी CSS H1 लगी थे हुई है। हमारे, उसमें भी हमारी CSS लग गई। क्या लग गई? CSS हमारी
कौन सा कलर लग गया, रेड कलर, ठीक है। मैम जैसे इसमें वैसे जी आपने लगाई app.css के अंदर कभी भी आप एक साथ सारे वो नहीं लिखोगे, CSS नहीं लिखोगे। आपको हर कंपोनेंट की अलग एक फाइल क्रिएट करनी है और हर एक कंपोनेंट को उससे लिंक करना है, और लिंक करने के बाद सारी CSS उसमें लगेगी, ठीक है। तो अभी आप मुझे क्या बना के दिखाओगे रिएक्ट में, एक हेडर, एक फूटर और एक मेन सेक्शन, ठीक है। एक सिर्फ मेन सेक्शन, इतना बनाना है। और आपको अलग अलग कंपोनेंट बनाने हैं और हर कंपोनेंट की अलग अलग CSS फाइल बनानी है। जैसे हेडर है, हेडर का जो भी आपकी CSS फाइल होगी वो header.css में होनी चाहिए, ठीक है। फूटर है, फूटर की जो भी CSS लगाओगे footer.css में लगाओ, ठीक है। ऐसे आपको डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन करके सिर्फ मुझे सिर्फ 3 सेक्शन बना के दिखाओ रिएक्ट में। एक हेडर टैग, हेडर के बीच में एक मेन सेक्शन और उसके नीचे फूटर, ठीक है।